Hello students, myself Deepti Ramnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Spectroscopy, and in this series today we will start Raman Spectroscopy. Raman Spectrum क्या होता है? अभी तक हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। जो मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, जैसे कि डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जिनका कि डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, लेकिन वो रमन स्पेक्ट्रम देते हैं। और रमन स्पेक्ट्रम के लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जब कोई एक वर्णीय प्रकाश का किरण पुंज किसी भी पदार्थ, जैसे कि इसमें दिखाया गया चित्र में सैंपल ले रहे हैं हम, ये सैंपल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पर अगर हम एक वर्णीय प्रकाश को आपतित करते हैं तो इस प्रकाश का काफ़ी भाग तो पारगमत हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। बहुत कम भाग सभी तरफ अवशोषित या स्कैटर्ड प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित प्रकाश की अगर आवृत्ति वही है जो कि आपतित प्रकाश की होती है, तो इस तरह का जो प्रकीर्णन है उसे हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं, और स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलती है उसे हम रेले लाइन कहते हैं। इसके बाद 1928 में सर रमन ने आपतित किरणों के परपेंडिकुलर प्रकीर्णित प्रकाश को स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा और बताया कि प्रकीर्णित विकिरण भी कई लाइनों से युक्त होता है और उनकी जो आवृत्ति होती है वो आपतित विकिरण से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो इस तरह का जो प्रकीर्णन है जिसमें प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति कम या ज़्यादा हो सकती है, उसे हम रमन प्रभाव कहते हैं, और प्राप्त होने वाली लाइनों को हम रमन लाइन्स कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें लाइनें दिखाई गई हैं, स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। वो सेंट्रल लाइन जिसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर है, मतलब न्यू इज इक्वल्स टू न्यू आई है, तो उसे हम रेले लाइन कहते हैं। रेले लाइन के से कम आवृत्ति वाली और ज़्यादा आवृत्ति वाली लाइनों को हम रमन लाइन्स कहते हैं। कम आवृत्ति वाली लाइनों को स्टोक्स लाइन कहते हैं और ज़्यादा आवृत्ति वाली लाइनों को एंटी स्टोक लाइन कहते हैं। और जो है रेले लाइन और रमन लाइन के बीच का जो आवृत्ति का अंतर होता है उसे हम डेल्टा न्यू को रमन शिफ्ट कहते हैं। डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू न्यू आई माइनस न्यू आर। डेल्टा न्यू बार इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं डेल्टा न्यू एस माइनस न्यू आर बार इज इक्वल्स टू 1/λ आई माइनस 1/λ आर। यहाँ पर न्यू बार जो है वो तरंग संख्या कहलाती है और जो लैम्डा होती है वो लैम्डा जो है उसे हम इसका व्युत्क्रम न्यू बार का व्युत्क्रम तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं। तो इस तरह से जो डेल्टा न्यू बार है वो हर पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। रमन स्पेक्ट्रम के क्या अनुप्रयोग होते हैं। रमन स्पेक्ट्रम जो है वो ठोस, द्रव और गैस किसी भी पदार्थ के लिए प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ठोस, द्रव के अतिरिक्त ठोस और द्रव के IR स्पेक्ट्रम काफ़ी विस्तृत और अस्पष्ट होते हैं। रमन स्पेक्ट्रम में आपतित विकिरणों की आवृत्ति को परिवर्तित करके इसे दृश्य प्रकाश भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, रमन स्पेक्ट्रम के लिए कोई भी सुविधाजनक स्रोत काम में ले सकते हैं, जो कि हम IR स्पेक्ट्रम वाले स्रोत भी ले सकते हैं, और दूसरा कोई भी सोर्स काम में ले सकते हैं। रमन स्पेक्ट्रम केवल ध्रुवीय यौगिक प्रदर्शित करते हैं, ऐसा नहीं है। अध्रुवीय अणु भी रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑक्सीजन, O2, H2, N2 और Cl2 जैसे अध्रुवीय अणु भी रमन स्पेक्ट्रम देते हैं। रमन स्पेक्ट्रम का जो अनुप्रयोग हैं वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम रमन स्पेक्ट्रम और IR स्पेक्ट्रम में अंतर देखेंगे। IR स्पेक्ट्रम जो है वो कंपन करने वाले अणुओं के प्रकाश के अवशोषण पर आधारित होते हैं, जबकि जो रमन स्पेक्ट्रम होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन से प्राप्त कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम जो है वो अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति आवश्यक होती है, जबकि अणु में ध्रुवणता में कंपन और परिवर्तन होने पर हम रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम जो है वो तनु विलयन ही उसमें हम काम में ले सकते हैं, जबकि रमन स्पेक्ट्रम में तीव्रता को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए और प्रबल करने के लिए हमें सांद्र विलयनों की आवश्यकता होती है। IR स्पेक्ट्रम में जल को विलायक के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जल खुद IR स्पेक्ट्रम में लाइंस प्रदर्शित करता है। रमन स्पेक्ट्रम में हम जल को विलायक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम
की जो विधि होती है वो यथार्थ भी होती है और सुग्राही भी होती है, जबकि रमन स्पेक्ट्रम की जो विधि होती है वो यथार्थ होती है लेकिन सुग्राही नहीं होती। IR स्पेक्ट्रम में जो प्रकाशिक तंत्र है वो कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, नॉन्स ग्लोअर ले सकते हैं, जबकि प्रकाशिक तंत्र जो रमन स्पेक्ट्रम में काम लेते हैं वो कांच और क्वार्ट्ज के बने होते हैं। रमन स्पेक्ट्रम में पदार्थ का शुद्ध और रंगहीन होना जरूरी होता है, जबकि IR स्पेक्ट्रम में ऐसा जरूरी नहीं होता है। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु IR इनएक्टिव नहीं होते हैं, जबकि समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जो हैं वो रमन एक्टिव होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ध्रुवणता की संकल्पना क्या है और रमन प्रभाव का चिरसम्मित सिद्धांत क्या है। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, ये हम पढ़ेंगे। रमन प्रभाव के चिरसम्मित सिद्धांत या ध्रुवणता सिद्धांत को जी प्लेजेक ने बताया था और इनके अनुसार किसी भी अणु को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह ध्रुवित हो जाता है, तो अणु के आवेश आवंटन जो है वो विकृत हो जाता है और उसमें डाइपोल्स बन जाते हैं और उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जैसे कि हम म्यू आई कहते हैं। और जो म्यू आई होता है वो निर्भर करता है अल्फ़ा पर और ई पर। अल्फ़ा जो है वो अणु की ध्रुवणता होती है, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र की मात्रा होती है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई, जो कि इक्वेशन सबसे पहले जो इक्वेशन है उसमें दे रखा है। अब विकिरण की उपस्थिति में अगर हम अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अगर उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू E0 साइन 2 पाई न्यू टी के बराबर होता है, जहाँ पर न्यू जो है वो आवृत्ति है और टी टाइम है। इसी में अगर हम इसमें वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं E की वैल्यू तो म्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा E0 साइन 2 पाई न्यू टी हमें प्राप्त होता है। अब इसमें अगर प्रेरित द्विध्रुव जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति से दोलन करता है। अब इस प्रकार के जो ऑसिलेटिंग जो अपनी दोलन आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करता है, तो यह पदार्थ के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश में रिले लाइनों की उपस्थिति को समझाता है। अगर आंतरिक कंपन और घूर्णन गतियों को अगर हम लेते हैं तो अल्फ़ा में भी आवर्ती परिवर्तन होने चाहिए। तो अल्फ़ा में आवर्ती परिवर्तन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा 0 प्लस बीटा साइन न्यू आई टी से। इसी तरह से हम अल्फ़ा की वैल्यू भी अगर हम उपरोक्त इक्वेशन म्यू आई में डालें, जिसमें कि अल्फ़ा 0 जो है वो साम्यावस्था में ध्रुवणता को प्रदर्शित करता है, बीटा जो है कंपन और घूर्णन के कारण ध्रुवणता की दर में परिवर्तन होता है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं म्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी प्लस E0 साइन 2 पाई न्यू टी। इसको हम अगर ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमें टर्म्स प्राप्त होती हैं दो, अल्फ़ा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा E0 साइन 2 पाई न्यू टी साइन 2 पाई न्यू टी, जिसमें फर्स्ट न्यू आई है। अब हम सेकेंड वाले पार्ट में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चूँकि यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं है इसलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन वाला 2 फॉर्मूले में जाएगा और डिवीजन वाले 2 में दोनों फैक्टर्स में आ जाएंगे हाफ हाफ के रूप में। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं न्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ बीटा E0 कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई टी माइनस हाफ बीटा E0 कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू 0 टी। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है, जो म्यू आई की में 3 पद है, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो तो रिप्रेजेंट करता है रेले लाइन को, और जो सेकंड 2 फैक्टर हैं उसमें प्लस वाला जो फैक्टर है वो तो रिप्रेजेंट करता है एंटी स्टोक्स लाइन को, और जो माइनस वाला फैक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टोक लाइन को। मतलब फर्स्ट म्यू आई में जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो रिप्रेजेंट करता है रेले लाइन को और बाकी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं स्टोक्स लाइन को। तो अगर अणु में बीटा की वैल्यू 0 है या जो आवर्ती परिवर्तन 0 होते हैं तो बीटा की वैल्यू 0 होते ही नेक्स्ट 2 फैक्टर 0 के बराबर हो जाते हैं, और म्यू आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 E0 साइन 2 पाई न्यू टी में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। और इस पदार्थ को हम कहते हैं कि ये रमन इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें केवल रेले लाइन प्राप्त होती है, रमन लाइन अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार आज हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन यूज़ क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं वो रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, और रमन स्पेक्ट्रम के द्वारा हम उनकी संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।
इसके आगे वाले लेक्चर में हम शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम और शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम द्विपरमाणु अणु के लिए अध्ययन करेंगे। थैंक यू।